हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका है। ये जून 2023 की एडिशन है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने मई तक कवर कर लिया है। नहीं देखे हैं तो उसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये करंट अफेयर्स की बुक है, जून 2023 का एडिशन है। अच्छे से डिस्कस किया गया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रतियोगिता दर्पण। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक है कि असम में हिंसा की समाप्ति के लिए केंद्र, राज्य सरकार और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के बीच त्रिपक्षीय समझौता। दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी जो है वो एक असम में कहा जाए तो एक सक्रिय उग्रवादी संगठन है। ठीक है, डीएनएलए, जिसको दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ पूर्वोत्तर को उग्रवाद मुक्त करने की दिशा में एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। कब किया गया? तो ये 27 अप्रैल 2023 को किया गया। नई दिल्ली में इसका सिग्नेचर हुआ, हस्ताक्षर हुआ इस समझौते पर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में डीएनएलए मतलब कि दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के प्रतिनिधि जो थे वो हिंसा छोड़ने, हथियारों और गोला बारूद सहित आत्मसमर्पण करने, अपने शस्त्र संगठन को भंग करने तथा मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की है। ठीक है, देखा जाए तो दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी जो है वो एक विद्रोही समूह है जो कि मुख्यतः असम में दीमा हसाओ जिले में सक्रिय है। ठीक है, कहां पे है? तो असम में दीमा हसाओ जिले में। ठीक है, आगे है कि समझौते पर हस्ताक्षर के पश्चात गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस समझौते के साथ ही असम में हिंसा में लिप्त जो सभी संगठन थे अब उसका अंत हो गया। राज्य में अब एक भी उग्रवादी समूह नहीं बचा है। और राज्य सरकार ने कहा कि जो आत्मसमर्पण करने वाले कैडर हैं वह अन्य दिमासा लोगों के कल्याण के लिए दिमासा कल्याण परिषद की स्थापना करेगी और जो उनकी राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में कार्य करेगी। दिमासा लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में 5-500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज भी से प्रदान करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा समझौता संपन्न। तो देखा जाए तो 20 अप्रैल 2023 को जो पूर्वोत्तर के दो राज्य हैं असम और अरुणाचल प्रदेश, उन्होंने अपने सीमा विवाद को समाप्त किया और एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, मतलब एमओयू पर हस्ताक्षर किया। एमओयू कह रहे हैं मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर किया। और इन दोनों राज्यों के बीच लगभग 700 किलोमीटर से भी अधिक सीमा को लेकर विवाद था और ये बहुत लंबे समय से बढ़ा हुआ था। फिर असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री पेमा खांडू और गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में इस टकराव को समाप्त करते हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अमित शाह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच जो अंतरराज्यीय सीमा विवाद है वो 1972 से है और उसको अभी तक सुलझाया नहीं जा सका था। और इस विवाद के सिलसिले में लोकल कमीशन की रिपोर्ट 1972 को सरकार से लेकर कोर्ट तक विवादित बनी रही थी। ठीक है, और कहा जाए तो कोर्ट तक विवादित बनी रही और उस रिपोर्ट को ही मतलब एक तरह से दोनों राज्यों की सरकार ने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और इस विवाद को निपटने के लिए क्षेत्रीय समिति बनाई गई, आम लोगों से बात की गई और इस प्रयास में सभी को शामिल करने का प्रयास किया गया। फिर देखा जाए तो सीमा से सटे जो 123 गांव के निवासी थे उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखा गया इसमें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और भाकपा को यह दर्जा छीना गया। तो देखा जाए तो 10 अप्रैल 2023 को दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में आम आदमी पार्टी यानी आप कुछ चुनावी प्रदर्शन को देखते हुए इसे अब राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया। किसके द्वारा? तो चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, देखिए अब जो ये है आम आदमी पार्टी वो एक राष्ट्रीय स्तर का मतलब कहा जाए तो पार्टी बन गया है। ठीक है,
और साथ ही तृणमूल कांग्रेस जो था, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई, राष्ट्रीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का राष्ट्रीय पार्टी होने का जो दर्जा था उसे वापस ले लिया गया। अब राष्ट्रीय स्तर के जो राजनीतिक दलों की संख्या है वो कुल 6 है, मतलब कुल 6 पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर की हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन है? तो इसमें है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, फिर सीपीएम यानी कि कांग्रेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी और आम आदमी पार्टी। ये 6 पार्टी जो है अब राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक दल पार्टी है। ठीक है, और देखा जाए तो राष्ट्रीय दल के रूप में जो मान्यता दी जाती है उसकी कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जैसे कि संबंधित दल को कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, और या फिर पिछले लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मतों के 6% या अधिक मत प्राप्त हों, तथा लोकसभा में इसके कम से कम 4 सांसद हों, या फिर 3 अथवा अधिक राज्यों की लोकसभा में कम से कम 2% सीटें इसे प्राप्त हों। राज्य स्तरीय दल के लिए आवश्यक दशाएं राज्य विधानसभा के पिछले चुनाव में वैध मतों से कम से कम 6% मत प्राप्त हुए हों, तथा पार्टी के कम से कम 2 विधायक हों, या फिर लोकसभा के पिछले चुनाव में राज्य के वैध मतों में कम से कम 6% मत प्राप्त हो तथा पार्टी का कम से कम 1 सांसद हो, और साथ में विगत विधानसभा लोकसभा चुनाव में राज्य में कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त हुआ हो, या फिर राज्य में लोकसभा के प्रत्येक 25 सीटों या उसके अंश में से कम 1 सीट उसे प्राप्त हो। ठीक है, चलिए ये जो थे क्राइटेरिया है कुछ राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने का। ठीक है, और अभी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कितनी है? 6 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो भारत में बाघ की संख्या अब 3167। 5वें चक्र की गणना रिपोर्ट। तो देखा जाए तो भारत में बाघ संरक्षण के लिए चलाए जा रहे जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके 50 वर्ष इस वर्ष 2023 में पूरे हुए हैं। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट टाइगर का जो 50 वर्ष पूरा कब हुआ? तो वर्ष 2023 में हुआ। भारत में बाघ संरक्षण के लिए चलाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। देखा जाए तो 9 अप्रैल 2023 को मैसूर विश्वविद्यालय में विशेष कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्मरणोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, मतलब कॉमेमोरेशन ऑफ 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान का जो 5वां चक्र है उसका सारांश रिपोर्ट जारी किया गया। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इस गणना में देश में बाघों की कुल संख्या जो है वह 3167, जबकि 2018 के चौथे चक्र में यह 2967 थी। ठीक है, बढ़ गया है, पहले 2967 थी और इस बार कितने हो गए? तो 3167। अब देखा जाए 2018 से 22 की, मतलब ये 4 वर्षों की अवधि में देश में बाघों की संख्या जो है उसमें 200 की वृद्धि हुई है, लगभग 6.97% की वृद्धि हुई है। ठीक है, संख्या में 200 और प्रतिशत में 6.97% की वृद्धि हुई है बाघों की संख्या में 4 सालों में। चलिए आगे है कि बाघ संख्या के 2022 के आंकड़े जो है वो अनंतिम है। जो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के तथा अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो आईबीसीए है उसके शुभारंभ के अवसर पर जारी किए गए हैं। ठीक है, ये सिर्फ अनंतिम आंकड़े हैं, अभी पूरी तरह से कंप्लीट आंकड़ा नहीं है इस वर्ष का। इस वर्ष मतलब ये अनंतिम आंकड़ा दिया गया है। फिर देखा जाए तो 1 अप्रैल 1973 को जब देश में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था तो देश में बाघों की कुल संख्या थी 263। ठीक है, और जबकि देश में बाघ अभ्यारण्य यानी जो टाइगर रिजर्व है उसकी संख्या थी 9, और वर्तमान में बाघ अभ्यारण्य की संख्या हो गई है 53 और बाघों की कुल संख्या हो गई है 3167। इस प्रकार 50 वर्षों की इस अवधि में देश में बाघों की संख्या 12 गुना से भी अधिक हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों में से एक एक चीते का निधन हो गया और एक अन्य मादा ने 4 शावकों को जन्म दिया। ठीक है, तो देखिए मार्च 2023 में नामीबिया से सितंबर 2022 में लाए गए 8 चीतों में से सियाया नाम का जो एक
मादा चीता है उसने 4 शावकों को कूनो नेशनल पार्क में जन्म दिया है, ठीक है। और नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से सासा नामक एक मादा चीते ने कुछ दिन पूर्व कूनो नेशनल पार्क में ही अस्वस्थता के कारण दम तोड़ दिया था, ठीक है। देखिए, सियाया ने जन्म दिया 4 शावकों को, और शासा जो थी, जो कि नामीबिया से लाई गई थी, उसने अपना दम तोड़ दिया कुछ समय पहले ही अस्वस्थता के कारण। और फिर 24 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए जो चीते थे उसमें से एक नर चीता जिसका नाम उदय था ने दम तोड़ दिया और ये बीमार था। भारत में कहा जाए तो 1947 में ही चीते समाप्त हो गए थे। 1952 में इस प्रजाति को लुप्त घोषित कर दिया गया था। 17 सितंबर 2022 को जो नामीबिया से 8 चीते लाए गए, फिर 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 12 अन्य चीते लाए गए, ठीक है। और सभी को कहां छोड़ा गया? तो कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा में नक्सली विस्फोट, 10 जवानों का बलिदान। तो देखा जाए तो 26 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ में एक बड़े नक्सली हमले ने जिला रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी के 10 जवानों की जान ले ली। राज्य के दांतेवाड़ा जिले के अरनपुर इलाके में नक्सलियों ने डीआरजी जवानों की वैन को दोपहर लगभग 1 बजे उस समय आईईडी धमाके से उड़ा दिया जब ये टीम जो है वो नक्सल विरोधी अभियान संपन्न करने के बाद आ रही थी, ठीक है, ठीक है। और लगभग 40 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था इसमें, और विस्फोट इतना जबरदस्त था कि वैन के जो परखच्चे उड़ गए और लगभग 10 फुट गहरा गड्ढा उस विस्फोटक स्थल पे हो गया जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। जहां पर ये आईडी लगाया गया था 40 किलोग्राम का विस्फोटक, वहां लगभग 10 फीट गड्ढा हो गया। और छत्तीसगढ़ में ये 26 अप्रैल 2023 को नक्सली हमला जो है वो पिछले 2 वर्षों में सबसे बड़ा हमला था, ठीक है। और देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल हैं, उन्होंने घटना की निंदा की और कहा कि नक्सलियों से लड़ाई जो है वो अंतिम दौर पे चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सली हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि शहीद जवानों की श्रद्धांजलि अर्पित की उनको, और कहा कि शहीद जवानों का बलिदान जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट हेतु पुरस्कार राशियों में भारी वृद्धि। देखा जाए तो बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट्स की पुरस्कार राशि में भारी वृद्धि की घोषणा की है। पुरुषों की टूर्नामेंट में पुरस्कार राशि में वृद्धि जो है वो 60 से 300% की है, लेकिन महिलाओं के क्रिकेट टूर्नामेंट में ये 700% से अधिक की वृद्धि की गई है, ठीक है। इन महिलाओं की 2 टूर्नामेंट्स में ये 700 से अधिक प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चलिए देखते हैं पुरुषों की टूर्नामेंट में। तो रणजी ट्रॉफी की जो विजेता थे पहले, तो उनको 2 करोड़ दिया जाता था और उप विजेता को 1 करोड़। लेकिन जो नया पुरस्कार राशि आया है, रणजी ट्रॉफी के विजेता को दिया जाएगा 5 करोड़ और उप विजेता को 3 करोड़। फिर ईरानी ट्रॉफी, ये 25 लाख दिए जाते थे विजेता को और उप विजेता को कुछ नहीं दिए जाते थे, लेकिन अब 50 लाख दिए जाएंगे विजेता को और उप विजेता को 25 लाख। दलीप ट्रॉफी, यहाँ 40 लाख दिए जाते थे और हारने वाले को 20 लाख दिए जाते थे, लेकिन अब जीतने वाले को 1 करोड़ और हारने वाले को 50 लाख दिए जाएंगे। विजय हजारे ट्रॉफी, जहां पहले 30 लाख दिया था विजेता को, अब दिया जाएगा 1 करोड़, और जहां हारने वाले को 15 लाख दिया जाता था उसे दिया जाएगा 50 लाख। देवघर ट्रॉफी को है जो, वहां 25 लाख दिए जाते थे विजेता को, अब दिए जाएंगे 40 लाख, और 15 लाख दिए जाते थे उप विजेता टीम को, अब दिए जाएंगे 20 लाख। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जहां 25 लाख विजेता को दिए जाते थे, अब 80 लाख दिए जाएंगे, और जहां 10 लाख दिए जाते थे उप विजेता को, वहां अब दिए जाएंगे 40 लाख। अब देखते हैं महिलाओं की टूर्नामेंट्स। तो 2 टूर्नामेंट्स के बढ़े हैं, तो जैसे कि सीनियर 1 दिवसीय क्रिकेट, तो ये 6 लाख विजेता को दिए जाते थे और 3 लाख उप विजेता को, अब दिए जाएंगे 50 लाख विजेता को और 25 लाख उप विजेता को। T20 ट्रॉफी में जहां 5 लाख दिए जाते थे, अब दिए जाएंगे 40 लाख, जहां 3 लाख हारने वाले को दिए जाते थे, अब उसे 20 लाख दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है सत्र 2022-23 के लिए 17 महिला क्रिकेटर बीसीसीआई द्वारा अनुबंधित। तो देखा जाए तो 27 अप्रैल 2023 को महिला क्रिकेट टीम के लिए वार्षिक अनुबंध की घोषणा बीसीसीआई ने की,
और महिलाओं की सीनियर क्रिकेट टीम के लिए कुल 17 खिलाड़ियों को अनुबंधित करने की घोषणा की गई और इनके अनुबंध राशियों का उल्लेख अभी नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए इन्हें 3 श्रेणी में बांटा गया है। जो महिला क्रिकेटर हैं बीसीसीआई द्वारा अनुबंधित 17 महिला क्रिकेटर्स, उन्हें 3 श्रेणी में बांटा गया है। ए श्रेणी में है हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा। बी श्रेणी में है रेणुका ठाकुर, जमुना रॉड्रिक्स, सफाली वर्मा और ऋचा घोष और राजेश्वरी गायकवाड़। श्रेणी सी में 9 है। सी श्रेणी में है आपको मेघना सिंह, देविका वैद्य, सब्बीनेनी मेघना, अंजलि स्वर्णिंग, पूजा वस्त्राकर, स्नेहा राणा, राधा यादव, हरलीन देओल और यस्तिका भाटिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जहां पहला है चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थलों के तिब्बती भाषा में नामकरण करने के मामले में भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। तो देखा जाए तो 2 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थलों के नाम बदलकर तिब्बती भाषा में इनके नामों के साथ नया मानचित्र चीन की नागरिक मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए। ठीक है, और कहा जाता है कि भारत का जो ये प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को जो चीन है वो कहता है कि तिब्बत का दक्षिणी भाग जंगनान है। ठीक है, तिब्बत का दक्षिणी भाग जंगनान है, ऐसा चीन के द्वारा बताया जाता है। और एक्चुअली ये पहला बार नहीं है जब जगह का नाम बदला गया है, इससे पहले ही बदला गया है। ठीक है, लेकिन इस बार कड़ी प्रतिक्रिया भारत के द्वारा दी गई। इन 11 स्थलों में से देखें तो 2 हैं जो भूमि क्षेत्र हैं, 2 आवासीय क्षेत्र हैं, 5 पर्वत शिखर हैं और 2 नदियां शामिल है इसमें। ठीक है, और देखा जाए तो भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जो अरिंदम बागची हैं, उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों का नाम बदला गया। ठीक है, और उसको चीन अपना अपना बताया था। ठीक है, और देखा जाए तो भारत की आपत्ति के विरुद्ध तीखी प्रतिक्रिया चीनी विदेश मंत्रालय ने व्यक्त की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 18वां दौर संपन्न। तो देखा जाए तो 3 वर्ष पूर्व जून 2020 में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में गलवान घाटी में चीनी सैन्य बलों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिक्रमण किया था और 22 अप्रैल 2023 को इसके फलस्वरूप जो अब उसका हो रहा है कि इसको सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की सैन्य वार्ता हुआ और जो 22 अप्रैल को इसका 18वां दौर था। ठीक है, इसको सुलझाने का 18वां दौर था। और देखा जाए तो पूर्वी लद्दाख सेक्टर में जो चुशुल मोल्दो है, चुशुल मोल्दो मीटिंग पॉइंट, वहां पर ये वार्ता संपन्न हुई और भारतीय पक्ष का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे फायर और फ्यूरी कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रासिम वाली। देखा जाए तो देवसांग के मैदानों और देमचौक में स्थित साथ साथ सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा तक सेना की वापसी के मुद्दों, दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर स्तर की ताजा वार्ता के मुद्दों में शामिल थे। और देखा जाए तो इन वार्ताओं के बाद भी इन मुद्दों का कोई प्रभावी निर्णय लेने के बजाय सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए संपर्क में रहने तथा सैन्य राजनीतिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने तथा इन मुद्दों के स्वीकार्य समाधान तक बातचीत का सिलसिला जारी रखने पर सहमत हुई। 17वां दौर का जो वार्ता था वो 4 महीने पूर्व हुआ था, 20 दिसंबर 2022 को। वो भी कहां हुआ था? तो चुशुल मोल्दो में ही संपन्न हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जर्मनी ने अपने अंतिम 3 परमाणु संयंत्र भी बंद किए। तो देखिए 15 अप्रैल को जर्मनी ने अपने तीनों अंतिम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन बंद कर दिया। जर्मन विदेश मंत्री हैं स्टेफी लेंके, उन्हें अंतिम बचे परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद करने के पश्चात कहा कि नाभिकीय संयंत्र नागरिकों के लिए सुरक्षित नहीं थे, उसके साथ ही पर्यावरण के लिए भी ये घातक थे। एक्चुअली देखा जाए तो जो वर्ष 2011 में जो जापान की फुकुशिमा में जो दुर्घटना हुई थी, उसके कारण हवा में विकिरण फैलने की आशंका की वजह से पूरे विश्व में ये भय पैदा हो गया था। ठीक है, इसी कारण से जर्मनी ने सभी परमाणु ऊर्जा संस्थान को बंद करने का निश्चय कर लिया था। लेकिन जो अंतिम बचे 3 संयंत्र थे उसे 2022 में ही बंद करना था, लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच उसे अपना ये फैसला टालना पड़ा था। और
दूसरी ओर जर्मनी 2035 तक खुद को पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर शिफ्ट करना चाह रहा है। ठीक है, देखा जाए तो हुआ एक्चुअली यूं था कि जो यूक्रेन पर जो रूस के आक्रमण के पश्चात जर्मनी ने रूस के जीवाश्म ईंधन का आयात रोक दिया था, जिसके कारण जर्मनी को अपने परमाणु संयंत्र को बंद करने में देरी हुई थी। ठीक है, और देखा जाए तो परमाणु विरोधी आंदोलन को प्रेरक ग्रीन पीस पार्टी ने बर्लिन के ब्रांडेनबर्ग गेट के निकट इस अवसर पर सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिनलैंड अब नाटो का सदस्य। तो देखा जाए तो 3 अप्रैल को रूसी सीमा से सटे जो नॉर्डिक देश हैं, फिनलैंड अब नाटो का सदस्य बन गया। और नाटो नाटो मतलब उसका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी सदस्यता की औपचारिकताएं जो है वो 4 अप्रैल को पूरी कर ली गई हैं। 3 अप्रैल को घोषणा हुआ और 4 अप्रैल को उसे मान्यता दी गई। अब देखा जाए तो नाटो के जो महासचिव हैं जिसका नाम है जेन्स स्टोल्टनबर्ग, उसने फिनलैंड को नाटो का 31वां सदस्य बनने की घोषणा की। ठीक है, और मई 2022 में इंग्लैंड और स्वीडन ने यूक्रेन पर रूसी हमले के पश्चात, सॉरी यहाँ इंग्लैंड हो गया है, ये फिनलैंड है। ठीक है, मई 2022 में फिनलैंड और स्वीडन ने यूक्रेन पर रूसी हमले के पश्चात सुरक्षात्मक रवैया अपनाते हुए नाटो की सदस्यता हेतु आवेदन किया था। ठीक है, फिनलैंड की 1300 किलोमीटर की सीमा जो है वो रूस से सटा है। इस कारण से रूस इन देशों के नाटो की सदस्यता के पक्ष में नहीं था। नाटो के सदस्य देशों में तुर्की और हंगरी को छोड़कर से सभी देश जो थे वो इन दो नॉर्डिक देशों को आवेदन को स्वागत किया था। और काफी जद्दोजहद के पश्चात ये दोनों देश फिनलैंड को सदस्य बनाने के लिए अंततः सहमत हो गए। ठीक है, और नाटो में किसी देश के नए सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए यह जरूरी है कि संगठन के किसी भी सदस्य को इस पर आपत्ति ना हो। ठीक है, लेकिन यहाँ आपत्ति था तो फिर उसे मना लिया गया। और अब जो है स्वीडन के मामले में भी तुर्की और हंगरी की आपत्तियां जो है उसको दूर करने का प्रयास अमेरिका और नाटो के अन्य सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की भारत यात्रा। तो देखा जाए तो 3 से 5 अप्रैल 2023 को भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। उनके साथ शिष्टमंडल के विदेश मामलों के विदेश व्यापार मंत्री के अतिरिक्त भूटान सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का दल शामिल था। 4 अप्रैल को सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सीमा संबंधी मुद्दों पर उनकी विस्तृत बातचीत हुई थी। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेहमान नरेश की वार्ता में भारत भूटान व चीन की सीमा पर स्थित डोकलाम का मुद्दा भी उठा था। द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर वार्ता बैठक में हुई। और अगले वर्ष शुरू होने वाले जो भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, उसकी कृषि निर्यात में वृद्धि के लिए सुविधा का विस्तार करने तथा भूटान और भारत के बीच सीधा रेल संपर्क यानी कोकराझार से गेलेफू तक स्थापित करने की सहमति भारत ने दी है। ठीक है, और व्यापार, निवेश एवं संपर्क के क्षेत्र में सहयोग संवर्धन के लिए रेल मार्ग के अतिरिक्त सड़क, वायु और अंतरदेशीय जलमार्ग के रास्ते संपर्क सुविधा का विकास हेतु सहमति भारत ने की है। देखा जाए तो वह जयगांव के निकट दोनों देशों की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने पर भी सहमति हुई है। और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भूटान नरेश का स्वागत काफी अच्छे तरीके से किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है गृह युद्ध की आग में झुलसा सूडान। तो देखा जाए तो पिछले 4 वर्षों में 2 बार सैन्य तख्ता पलट झेल चुका है अफ्रीकी देश सूडान और अब भीषण गृह युद्ध में झुलस रहा है। 2 बार सैन्य तख्ता पलट हुआ और अब गृह युद्ध चल रहे हैं। तो देखा जाए तो 15 अप्रैल को शुरू हुआ यह विद्रोह में एक और सत्तारूढ़ नेता अब्देल फतह अल बुरहान के नेतृत्व वाली सूडान की सशस्त्र सेना है और दूसरी ओर अर्धसैनिक बल यानी आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्स के
जिसका नेतृत्व मोहम्मद हमदान दागोला हेमदती कर रहे हैं। ठीक है, देखा जाए तो विद्रोह से पहले दोनों एक साथ थे, मतलब हेमदती और अब्देल फतेह अल बुरहान एक साथ थे, सत्ता की साझेदारी कर रहे थे, लेकिन दोनों के बीच मतभेद हो गया और दोनों के बीच मतभेद होने की वजह से अब सूडान में गृह युद्ध ने जन्म ले लिया है। ठीक है, देखा जाए तो अप्रैल के अंत तक इस संघर्ष में 400 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी थी और हजारों लोग सूडान से पलायन कर चुके थे। ठीक है, और वहां पर जो भारतीय थे, सूडान में जो भारतीय थे उसकी संख्या लगभग 3000 थी और जिनकी सुरक्षा तथा वहां से सुरक्षित निकासी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ साथ पड़ोसी देश सऊदी अरब का मदद भी भारत ने लिया। ठीक है, और इसके लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन कावेरी संचालित किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखें तो ऑपरेशन कावेरी के तहत बड़ी संख्या में भारतीयों को सूडानी पोर्ट से जेद्दा सऊदी अरब में है वहां लाया गया और वहां से भारतीय वायुसेना के विमानों के द्वारा उन्हें भारत लाया गया। देखा जाए तो अप्रैल 2023 के अंत तक 7 जत्थों में 2185 भारतीयों को सूडान से भारत लाया जा चुका था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। तो देखा जाए तो 28 अप्रैल को संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई नई दिल्ली में और देखा जाए तो भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी और इस बैठक में संगठन के सदस्यों में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अतिरिक्त 2 पर्यवेक्षक देशों में बेलारूस और ईरान के रक्षा मंत्रियों ने भी भाग लिया था। ठीक है, पर्यवेक्षक के रूप में 2 देश थे जिसमें बेलारूस और ईरान थे और इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति पर विचार विमर्श हुआ। आतंकवाद और उग्रवाद के मामले में प्रभावी नियंत्रण के लिए संगठन के सदस्य देशों के आपसी सहयोग पर चर्चा हुई और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन के शुरू में ही एससीओ देशों की सांस्कृतिक व सहभागिता संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन पुरातन संबंधों के चलते हम आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से विकसित हुए हैं और बदलते समय के साथ इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए काम करने का आह्वान उन्होंने किया है। फिर देखा जाए तो खाद्य संकट का उल्लेख में कहा कि आज विश्व का बड़ा हिस्सा खाद्य संकट से जूझ रहा है और एकीकृत योजना के तहत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध उन्होंने सदस्य राष्ट्रों से किया। फिर कहा जाए तो चीन के रक्षा मंत्री जो जनरल ली सांगफू है और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच वार्ता हुई। राजनाथ सिंह ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के सीमा मुद्दों को मौजूदा द्विपक्षीय समझौता और प्रतिबद्धता के रूप में ही समझाने की आवश्यकता है। ठीक है, और चीनी रक्षा मंत्री के अतिरिक्त रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान और बेलारूस के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर अलग अलग वार्ताएं भारतीय रक्षा मंत्री की हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य पे। ठीक है, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में पहला है दिसंबर 2022 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण भार, वित्त मंत्रालय की ताजा आंकड़े। तो देखा जाए तो दिसंबर 2022 के अंत में भारत में वित्त मंत्रालय द्वारा जो ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं भारत पर कुल विदेशी ऋण के, तो वो है 613.1 अरब डॉलर। ठीक है, 613.1 अरब डॉलर। अगर उसको हम लोग पूरी तरह से देखें तो कुल विदेशी ऋण जो है वो है 613.1 अरब डॉलर, जिसमें दीर्घकालिक मतलब जो लंबी अवधि के लिए है वो है 483.9 अरब डॉलर। ठीक है, और कुल विदेशी ऋण में अगर देखें तो दीर्घकालिक का जो भाग है वो है 78.9%। ठीक है, 78.9% दीर्घकालिक ऋण है और अल्पकालिक जो है वो 129.2 अरब डॉलर है, जो कुल विदेशी ऋण के जो अल्पकालिक ऋण का भाग है वो है 21.1%। ठीक है, और देखा जाए तो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल विदेशी ऋण तो ये है 19.1%। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें जो मुद्राओं की दृष्टि से अगर देखें, मुद्राओं की दृष्टि से जो विदेशी ऋण की संरचना है तो उसमें डॉलर में है 55%,
रुपए के मूल्य में है 29.7%, एसडीआर में है 6.2% और येन में है 5.5% और यूरो में है 3%। ठीक है, यह है विदेशी ऋण। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति की 2023-24 की पहली द्वैमासिक समीक्षा में रेपो दर अपरिवर्तित। तो देखा जाए तो 6 अप्रैल 2023 को जो ताजा समीक्षा रिजर्व बैंक की जारी हुई है, उसमें रेपो रेट जो है वो अभी भी स्थिर वही है 6.50%, जो कि 8 फरवरी 2023 को भी स्थिति थी 6.50%। ठीक है, और उसी तरह से रिवर्स रेपो भी आपको 3.35% है। फिर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी वो आपको 6.25% है। एमएसएफ जिसे कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो है 6.75%। बैंक रेट है 6.75%। सीआरआर है 4.50% और सांविधिक तरलता अनुपात जिसे हम लोग कहते हैं एसएलआर, ठीक है, एसएलआर है 18%। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 2022-23 में भारत के वस्तुगत निर्यातों में 6% की वृद्धि और आयातों में वृद्धि जो है वो 16% से अधिक है। ठीक है, वस्तुगत निर्यात में 6% की वृद्धि हुई है और आयातों में वृद्धि जो है वो 16% से अधिक है। अब देखा जाए तो ये 13 अप्रैल 2023 को 2022-23 के भारत के विदेशी व्यापार के अंतिम आंकड़े जो है वो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए। ठीक है, और इस वित्तीय वर्ष में ये निर्यात जो है ये अनुमानन था 750 अरब डॉलर का, लेकिन जो अंतिम आंकड़े आए हैं उसके अनुसार निर्यात जो है वो 770.18 अरब डॉलर रहा। ठीक है, कितना अनुमान था? अनुमान था 750 का, 750 अरब डॉलर का, और अभी निर्यात जो हुआ है वो है 770.18 अरब डॉलर। ठीक है, अब देखिए निर्यात जो एक्सपोर्ट हुआ है 2021-22 में देखा जाए तो ये है 676.53, ठीक है, अरब डॉलर में, और 2022-23 में ये 770.18 रहा अरब डॉलर। यानी कि इसमें जो वृद्धि हुई है वो 13.9% की वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में, इसमें निर्यात में। और अगर आयात में देखें तो आयात में 707.86 था 2021-22 में, और 2022-23 में ये 892.18 अरब डॉलर रहा। और जिसको प्रतिशत में देखें तो ये 17.4% की इसमें भी वृद्धि देखी गई है। ठीक है, और ट्रेड बैलेंस जो है व्यापार शेष वो 122.0 माइनस में रहा अरब डॉलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। फिर आते हैं वस्तुगत व्यापार में यानी मर्चेंडाइज ट्रेड। इसमें जो निर्यात है वो 2022-23 में रहा आपको 447.46 अरब डॉलर, जो कि पिछले साल था 422.0 अरब डॉलर, यानी कि इसमें 6.03% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और आयात जो है वो 714.24 अरब डॉलर पिछले वर्ष रहा, और यानी कि उसके पिछले वर्ष 613.05 अरब डॉलर था, उससे 16.5% की वृद्धि रही है। ठीक है, फिर इसी तरह से सेवाओं में देखें, सेवाओं का व्यापार यानी ट्रेड इन सर्विसेज, तो निर्यात यानी जो प्राप्तियां हुई है वो 322.72 अरब डॉलर था, और ये पिछले साल की तुलना में 26.8% की वृद्धि है। आयात जो है भुगतान किया गया है वो 177.94 अरब डॉलर, जो पिछले बार था 147.01 अरब डॉलर, यानी यहाँ भी 21% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसमें आगे है जो गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न और आभूषण वस्तुगत निर्यात। ठीक है, गैर पेट्रोलियम, गैर रत्न, आभूषण वस्तुगत निर्यात देखें तो वाणिज्य मंत्रालय के जो अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 के दौरान भारत की गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न और आभूषण निर्यात 314.98 अरब डॉलर के थे, जो कि वर्ष 2022 में 315.43 अरब डॉलर था। ठीक है, और 2022-23 के दौरान आयात जो है वो 433.65 अरब डॉलर का हुआ। इस प्रकार ये 16.8% का इसमें वृद्धि दर्ज किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 के अंत में आरबीआई के पास 578 अरब डॉलर की आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष। तो देखा जाए तो रिजर्व बैंक के 7 अप्रैल 2023 की ताजा आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2023 को सप्ताह जो
अंत हुआ, सप्ताह खत्म हुआ, समाप्त सप्ताह में, मतलब मार्च 2023 के अंतिम सप्ताह में ये कोष जो था वो 578.449 अरब डॉलर था, जो कि पूर्व वर्ष की समान अवधि की तुलना में 28.860 अरब डॉलर कम था। ठीक है, यहाँ देखिए, तो जो कुल विदेशी मुद्रा कोष है वो 578.449 अरब डॉलर है। ठीक है, 31 मार्च की स्थिति है। ठीक है, और वही 30 दिसंबर की स्थिति देखें तो ये था 562.851 अरब डॉलर, यानी यहाँ पर 28.860 अरब डॉलर की कमी आई है। ठीक है, ये कुल विदेशी मुद्रा कोष है। ठीक, इसमें आपको फॉरेन करेंसी एसेट्स के बारे में है, गोल्ड है, एसडीआर है और ट्रैंक के आईएमएफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, चीन का दूसरा स्थान। तो देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में अमेरिका जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है, और चीन का स्थान कहाँ रहा, तो ये दूसरा रहा। देखा जाए तो वाणिज्य मंत्रालय के जो अंतिम आंकड़े आए हैं, जिसमें भारत के साथ जो द्विपक्षीय व्यापार दिखाया गया है 2022-23 का, उसमें अमेरिका अमेरिका के साथ 7.65% की वृद्धि दिखाई गई है, तुलना में वृद्धि दिखाई गई है। ठीक है, और जो कि 2022-23 में अरब डॉलर जो था 128.55 अरब डॉलर, और उससे पहले 119.5 अरब डॉलर का रहा था, इसलिए यहाँ पर वृद्धि हुई है 7.65% की। चीन का दूसरा स्थान रहा, जहां चीन 115.42 अरब डॉलर था 2021-22 में, 2022-23 में यह रह गया 113.83, लेकिन फिर भी ये घाटा में होते हुए भी सेकंड स्थान पर है। ठीक है, एक 1.5% का घाटा हुआ, लेकिन ये भी सेकंड स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए नई बचत योजना, महिला सम्मान बचत पत्र। तो देखा जाए तो 1 अप्रैल 2023 को वित्त मंत्रालय ने इस योजना के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस योजना को शुरुआत किया, और इस बचत योजना को महिला सम्मान बचत पत्र, ठीक है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट नाम दिया गया। तो इस बचत पत्र योजना का जो विशेषताओं के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसकी जो विशेषता है उसमें है कि इस योजना के तहत केवल महिलाएं अथवा नाबालिग लड़कियों के नाम से अभिभावक डाकघर अथवा किसी अधिकृत बैंक में खाता खोल सकते हैं। ठीक है, नाबालिग लड़कियों या महिलाओं, ठीक है, इसमें खोल सकते हैं बैंक खाता। कहां पे, अभिभावक डाकघर अथवा किसी अधिकृत बैंक में लड़कियों के नाम से खोल सकते हैं, और यह निवेश जो है वो 2 वर्ष की नियत अवधि के लिए ही किया जा सकता है। विशेष निर्दिष्ट परिस्थितियों में परिपक्वता जो है उससे पहले धन की निकासी संभव है। देखा जाए इस योजना में न्यूनतम 1000 और अधिकतम 2 लाख जमा किए जा सकते हैं। जमा राशि पर 7.5% की वार्षिक दर से ब्याज दर होगी, और जो कि तिमाही आधार पर खाते में जमा की जाएगी। यह योजना केवल 2 वर्ष के लिए यानी 31 मार्च 2025 तक ही लागू की जाएगी। ठीक है, लागू की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि देश में रक्षा निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर। ठीक है, रक्षा के जो निर्यात है वो अभी तक के उच्चतम स्तर पर है। तो देखिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश की रक्षा निर्यात जो है वो 15,920 करोड़ के रहे, जो कि इनका अब तक का सर्वोच्च स्तर है। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार विगत 6 वर्ष में भारत के रक्षा निर्यात निम्नलिखित अनुसार रहे हैं। देखा जाए ये 6 वर्षों का आंकड़ा दिया गया है। ठीक है, जिसमें 2022-23 में 15,920 करोड़ का है, 21-22 में 12,814 करोड़, 20-21 में 8,434 करोड़, 19-20 में 9,115 करोड़, इस तरह से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के लिए लॉजिस्टिक निष्पादन इंडेक्स में सुधार। तो देखा जाए तो 23 अप्रैल को विभिन्न देशों में लॉजिस्टिक की स्थिति के आकलन संबंधी विश्व बैंक की 2023 की वर्ष 2023 की जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट है उसे जारी की गई, और इस सूचकांक में कुल 139 देश शामिल हैं, जिसमें सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 38वां है। स्कोर कितना आया, तो ये आया 3.4। ठीक है, 38वें स्थान पर है भारत। देखा जाए तो लॉजिस्टिक के मामले में कि बेहतर प्रदर्शन के लिए मोदी सरकार ने 2021 में
प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की थी। ठीक है, और वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति घोषित की गई थी, जिसका उद्देश्य था परिवहन संबंधी चुनौतियों को समाप्त करना, उत्पादित सामानों को उसके गंतव्य तक तेजी से पहुंचाना तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए समय पर धन की बचत करना। ठीक है, और देखा जाए तो विश्व बैंक रिपोर्ट में कहा गया है कि आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के कारण भारत का प्रदर्शन जो है वो बेहतर हुआ है। ठीक है, इसमें आगे देखें तो जो लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक 2023 है, उसमें कुछ प्रमुख देशों की रैंकिंग देखें तो पहले स्थान पे आता है सिंगापुर, जिसका स्कोर है 4.3। फिनलैंड दूसरे स्थान पे है 4.2 के साथ। डेनमार्क 4.1 के साथ तीसरे स्थान पे है। और जर्मनी भी उसके साथ तीसरे स्थान पर है। नीदरलैंड भी तीसरे स्थान पे है और स्विट्जरलैंड भी तीसरे स्थान पे है। इन सब का स्कोर जो है 4.1, 4.1 और 4.1 है। ठीक है, इसी तरह से देखें तो सबसे आखिरी स्थान पे आता है लीबिया, 1.9 अंक दिया गया है। अफगानिस्तान 138 के साथ साझा कर रहे हैं सेम रैंकिंग, इसका भी 1.9 है। सोमालिया उससे ऊपर 137वें स्थान पर है, जिसको 2 स्कोर है। ठीक है, आगे है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों की रैंकिंग देखें तो भारत का स्थान तो हम लोग जानते हैं 38वां स्थान है 3.4 स्कोर के साथ। चीन इससे ऊपर 19वें स्थान पर है 3.7 के साथ। श्रीलंका 73वें स्थान पे है। बांग्लादेश 88वें स्थान पे और भूटान 97वें स्थान पे। उस तरह अन्य प्रमुख राष्ट्रों के बारे में देखें तो 13वें स्थान पे फ्रांस है, जिसका स्कोर है 3.9। फिर आपको जापान 13वें स्थान पे है साथ में फ्रांस के। 17वें स्थान पे है अमेरिका। 19वें स्थान पे ब्रिटेन। 38वें स्थान पे सऊदी अरब और 88वें स्थान पे रूस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोची में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का शुभारंभ। तो देखा जाए तो 25 अप्रैल 2023 को देश में पहली वाटर मेट्रो सेवा केरल में कोच्चि में प्रारंभ की गई और इस प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। समुद्र जल पर तैरती हुई वाटर मेट्रो कोची और उसके आसपास के 10 द्वीपों को बैटरी संचालित वाटर मेट्रो से जोड़ने वाली है। ठीक है, और देखा जाए तो समुद्री जल पर तैरती हुई जो वाटर मेट्रो है कोची के आसपास वो 10 द्वीपों को बैटरी से संचालित जोड़ेगी और प्रत्येक मेट्रो में 50 से 100 यात्री, ठीक है, एक साथ यात्रा कर सकेंगे। कितने? तो 50 से 100 यात्री। और इस 26 अप्रैल 2023 से पहले चरण में यह सेवा जो है वो 4 टर्मिनल हाईकोर्ट वाइपिन तथा व्याटिला ककनार के बीच शुरू कर दी गई है। ठीक है, और इसका जो यात्रा का जो न्यूनतम किराया होगा वो 20 रुपए होगा और मैक्सिमम कितना होगा तो 40 रुपए होगा। इस परियोजना का जो परिचालन है वो कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, जिसका इक्विटी में देखें तो केरल सरकार का इक्विटी है 74% का और 26% का हिस्सेदारी जो है वो कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व में अरबपतियों की संख्या लगातार तीसरे वर्ष घटी जबकि भारत में संख्या बढ़ी है। ये फोर्ब्स का आकलन है। ठीक है, फोर्ब्स का आकलन है। तो देखिए तो अप्रैल 2023 में अमेरिका की जो वाणिज्यिक पत्रिका है फोर्ब्स, उसके द्वारा विश्व के अरबपतियों की 37वीं वार्षिक सूची जारी की गई। ठीक है, और इसमें देखें तो विश्व की जो अरबपतियों की कुल संख्या है वो 2640। संपत्ति का निर्धारण 10 मार्च 2023 के मूल्य के आधार पर किया गया है। ठीक है, और देखिए तो वर्ष 2023 में विश्व की 2640 अरबपतियों की संपत्ति का कुल मूल्य 12.2 ट्रिलियन डॉलर था। ठीक है, तो देखिए 2023 में जो सर्वाधिक अरबपति हैं उसमें सबसे ज्यादा अरबपति है अमेरिका के, 735 अरबपति अमेरिका के हैं। दूसरे स्थान पे चीन है 607 के साथ और तीसरे स्थान पे आता है भारत, 169 लोग यहाँ पर अरबपति हैं। ठीक है, और 2022 में 166 थे लेकिन 2023 में एक बढ़कर 169 हो गया, 3 बढ़ा है। ठीक है, अब देखते हैं भारत के 10 शीर्ष अरबपति के बारे में। तो पहले स्थान पे आते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी, जो ओवरऑल वो 9वें स्थान पे हैं। इनकी संपत्ति है 10 मार्च 2023 की स्थिति बताते हैं तो ये 83.4। ठीक है,
और गौतम अडानी दूसरे स्थान पर हैं 24वें स्थान पर। शिव नडाल एचसीएल के हैं तीसरे स्थान पर और ओवरऑल 55वें स्थान पर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है कि भारत में जो अरबपतियों की संख्या है यद्यपि 166 से बढ़कर 169 हो गई है। इनकी कुल संपत्ति का मूल्य जो है वो 750 अरब डॉलर से घटकर अब 675 अरब डॉलर रह गया है। फोर्ब्स के अनुसार देखा जाए तो देश के जो शीर्ष 10 अरबपति हैं उसमें केवल एक को छोड़कर शीर्ष 9 की संपत्तियां घटी हैं। साथ ही जो वैश्विक रैंक है वो भी गिरी है। पहले स्थान पे आते हैं मुकेश अंबानी जो कि ओवरऑल रैंक पर ये 9वें स्थान पर हैं। इनकी संपत्ति 2023 में घटकर 83.4 अरब डॉलर आकलित किया गया जो कि 2022 में 90.7 अरब डॉलर था। दूसरे स्थान पर है गौतम अडानी। ठीक है, गौतम अडानी के देखें तो ये दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है गौतम अडानी और वैश्विक स्तर पर इनका स्थान जो है वो 24वां स्थान है। 2022 में यह 11वें पायदान पे थे। ठीक है, 2023 में इनकी संपत्ति जो घटकर 47.2 अरब डॉलर आकलित की गई जो कि 2022 में 90 अरब डॉलर की थी। ठीक है, और देखें तो तीसरे स्थान पे है एचसीएल के शिव नडार। शिव नडार जो थे वो भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे और वैश्विक रैंकिंग में 2023 में ये 55वें स्थान पर थे। 2023 में ये 55वें स्थान पर हैं और फिलहाल ये भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनका जो 2022 में 47वें स्थान पर थे। इनकी संपत्ति भी घटी है क्योंकि 2022 में 28.7 अरब डॉलर थी, 2023 में ये घटकर 25.6 अरब डॉलर हो गई है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है मोबाइल फोन व कंपोनेंट्स के आयात पर ऊंचे कर लगाने के मामले में विश्व व्यापार संगठन ने भारत के प्रतिकूल फैसला सुनाया। तो देखा जाए तो 17 अप्रैल 2023 को सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्पादों पर भारत द्वारा ज्यादा आयात शुल्क आरोपित किए जाने के मामले में डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन ने भारत के विरुद्ध एक फैसला सुनाया है। विश्व व्यापार संगठन की जो समिति में यूरोपीय संघ, जापान और ताइवान की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए अपने फैसलों में कहा कि भारत को विश्व व्यापार संगठन नियमों के अनुरूप ही प्रशुल्क आरोपित करनी चाहिए। भारत के द्वारा 2017 में मोबाइल फोन, उसकी कंपोनेंट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट पर 7.5% से 20% तक की दर से आयात शुल्क आरोपित किए जाने पर यूरोपीय संघ, जापान और ताइवान में अलग अलग शिकायतें विश्व व्यापार संगठन से 2019 में की थी। डब्ल्यूटीओ के अप्रैल 2023 के फैसले के विरुद्ध अपील करने के बाद भारत ने कही है। ठीक है, भारत क्या कहा है कि जो डब्ल्यूटीओ का जो फैसला है, जो अप्रैल 2023 में फैसला आया है, उसके विरुद्ध अपील किया जाएगा। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है कि भारत अब विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। ये संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट है। तो देखा जाए तो 19 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष मतलब यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यूएनपीएफ की वर्ष 2023 की जो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट है मतलब स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है उसे जारी किया गया और रिपोर्ट में बताया गया कि भारत 2023 की मध्य वर्षीय जनसंख्या 142.86 करोड़ हो गई है और जो कि चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ बताई गई है। कब? तो 2023 के मध्यवर्षी में। ठीक है, और देखा जाए तो इस प्रकार 2023 में भारत की जो जनसंख्या है वो चीन की जनसंख्या से 29 लाख अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की जो जनसंख्या है 166.8 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जबकि चीन की जनसंख्या घटकर 131.7 करोड़ रह जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक जो वैश्विक जनसंख्या में होने वाले वृद्धि है वो 50% योगदान 8 देशों का होगा, जिसमें कांगो, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया का होगा। ठीक है, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की जो जनसंख्या है वो 2064 में अपने उच्चतम स्तर पर होगी, मतलब 170 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद इसमें गिरावट प्रारंभ होगी
और 2100 में ये 153 करोड़ के स्थिर स्तर पर आ जाएगी। भारत की जनसंख्या संरचना की टिप्पणी करते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि यहाँ जनसंख्या जो है वो 68% भाग 15 से 64 वर्ष आयु के हैं और 26% जनसंख्या जो है वो 10 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। इस प्रकार भारत जो है वो विश्व में सबसे युवा देशों में से एक है। इसका अर्थ है कि देश में 68% जनसंख्या युवा एवं कार्यशील है। ठीक है, इसके डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात अब की जाने लगी है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और आईएमएफ ने भारत में वृद्धि दर के पूर्वानुमान घटाए हैं। तो देखा जाए तो विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है और वाशिंगटन में अप्रैल 2023 में जो संपन्न संयुक्त बैठक थी उसके पूर्व जारी बैंकों की जो साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जारी की गई। और इसमें देखा जाए तो विश्व बैंक ने अक्टूबर 2022 में जो अनुमान लगाया था जीडीपी के पूर्वानुमान भारत के, तो वो 7% अनुमान लगाया था, लेकिन अप्रैल 2023 में पूर्वानुमान ये 6.3% रहा। आईएमएफ का जो 6.1% था अक्टूबर 2022 में पूर्वानुमान, वो अब 5.9% रह गया है। ठीक है, जीडीपी का पूर्वानुमान भारत का। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीपी जो 7.2% अनुमान लगाया था अक्टूबर 2022 में, वो अप्रैल 2023 में पूर्वानुमान 6.4% हो गया घटकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं नियुक्तियों की ओर। नियुक्तियों में पहला है उद्योग व्यापार जगत के संगठन एसोचैम के नए अध्यक्ष नियुक्त। तो देखा जाए तो अजय सिंह जो एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं, वो पहले स्पाइस जेट के चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक हैं और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। ठीक है, फिर है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने, तो ये बने हैं अजित कुमार मोहंती, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। अब आते हैं विविध की ओर। विविध में है सीबीआई की हीरक जयंती यानी डायमंड जुबली ऑफ सीबीआई। देखा जाए तो 1 अप्रैल 2023 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हुए और इस उपलक्ष्य में सीबीआई हीरक जयंती समारोह 3 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित किया गया और इस समारोह का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन कावेरी। तो देखा जाए तो गृह युद्ध से ग्रसित सूडान में फंसे जो भारतीय नागरिक थे उनको वापस स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो अप्रैल 2023 में चलाया गया अभियान है उसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। और यूक्रेन में फंसे भारतीय को जो भारतीय नागरिक को वापस लाया गया था उसको निकालने के लिए जो अभियान चला था वो चला था ऑपरेशन गंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोप इंडिया 2023। तो देखा जाए तो 10 से 24 अप्रैल को भारत व अमेरिका की वायु सेनाओं का द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कोप इंडिया पश्चिम बंगाल में कलाईकुंडा में संपन्न हुआ। जापान वायु आत्मरक्षा बल यानी जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। और नेक्स्ट है बहुपक्षीय वायु सैनिक अभ्यास ओरियन में भारत की भागीदारी। तो देखा जाए तो 17 अप्रैल से 5 मई को बहुपक्षीय वायुसैनिक अभ्यास है ओरियन एक्सरसाइज ओरियन जो है फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के माउंट डे मार्शन स्थिति वायुसेना बेस स्टेशन में संपन्न हुआ। जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन और अमेरिका की वायुसेनाओं ने इसमें भाग लिया। भारतीय वायुसेना टुकड़ी में 4 राफेल विमान, 2 C-17 और 2 I-78 विमानों के साथ 165 वायु सैनिक शामिल किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2023। तो नेक्स्ट है कि 27 अप्रैल 2023 को भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 का 7वां संस्करण ब्रिटेन में सैलिसबरी ग्राउंड में प्रारंभ हुआ। यह 11 मई तक चलेगा और ये द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास भारत और ब्रिटेन में बारी बारी आयोजित किया जाता है। अगला है एक्सरसाइज इन्यूचोस 2023। ये 24 से 4 मई 24 अप्रैल से लेकर 4 मई तक
ग्रीस की वायुसेना ने हेलेनिक एयर फोर्स की मेजबानी में बहुराष्ट्रीय वायुसैनिक अभ्यास इनियोचोस 2023 में ग्रीस के आंद्राविडा एयर बेस पर संपन्न हुआ। ठीक है, और भाई भारतीय वायुसेना के 4 सुखोई MKI तथा 2 C-17 विमान इसमें शामिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 2023। 3 से 8 अप्रैल 2023 को भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है स्लाइनेक्स का 10वां संस्करण जो है वो कोलंबो के तट पर संपन्न हुआ और भारतीय नौसेना की ओर से INS क्रिस्टल और INS सावित्री ने इस संयुक्त अभ्यास में भाग लिया। पहला बंदरगाह चरण 3 से 5 अप्रैल को हुआ और दूसरा समुद्री चरण 6 से 8 अप्रैल को संपन्न हुआ। ठीक है, आगे देखें। अब आते हैं हम लोग निधन की ओर। निधन में है प्रकाश सिंह बादल, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री व शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक। प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की आयु में मोहाली में निधन हुआ और ये 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है कौर सिंह। कौर सिंह जो है वो बीते वर्षों में जाने माने भारतीय हैवीवेट मुक्केबाज है कौर सिंह, और उसका निधन हो गया है 74 वर्ष की आयु में। फिर नेक्स्ट है तारिक फतेह। तारिक फतेह जो है वो पाकिस्तानी मूल के कन्नड़ाई लेखक हैं एवं स्तंभकार तारिक फतेह का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है जेमिनी संकरण। भारतीय सर्कस के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर्कस कलाकार जेमिनी संकरण का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जेमिनी संकरण बाद में जेमिनी सर्कस और जंबो सर्कस के मालिक बने थे। नेक्स्ट है पुस्तकें। पुस्तकें में देखें तो पहला है होम कमिंग। होम कमिंग के लेखक हैं केट मार्टिन। फिर नेक्स्ट है बिफोर वी आर इनोसेंट के लेखक हैं इला बॉमन। फिर नेक्स्ट है हैप्पी प्लेस। हैप्पी प्लेस के लेखक है एमिली हेनरी। नेक्स्ट है लोक मांझते संगति, मराठी है पुस्तक, इसके लेखक हैं शरद पवार, एक आत्मकथा है। फिर नेक्स्ट है विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी के है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो में आपको रह गया पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार और खेल, जिसको हम लोग अगले वीडियो यानी क्रॉनिकल के वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए इन दोनों को छोड़ दिया गया है और इन दोनों को हम लोग क्रॉनिकल में कवर कर देंगे और PDF में जैसा रहता था वैसा ही रहेगा, PDF में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों को यानी पुरस्कार टॉपिक और खेल जो प्रतियोगिता दर्पण के हैं उसको हम लोग पढ़ा देंगे क्रॉनिकल के वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें और टेलीग्राम पर लिंक दे दिया गया है PDF का। ठीक है, PDF का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नहीं तो आप onlinestudicenter.in पे भी जाकर कर सकते हैं। onlinestudicenter.in पे जाना है, वहां पर आपको PDF सेक्शन में जाना है और PDF सेक्शन में आपको PDF डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।